हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी। लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट ये स्टार्ट कर दिया था और कंक्लूजन में हमने ये देखा था कि अब आगे वीडियोस में ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम फूड और फूड सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फूड प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और उसके बाद हम समझेंगे फूड सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है, वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। By the time the food you eat gets to your table, much of the environmental impact has already occurred. देखिए, जब फार्मर जो है अपने खेतों में फूड का प्रोडक्शन करता है और वो फूड प्रोसेस होने के बाद जब हमारे खाने की टेबल तक पहुंचता है तो उससे कई सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुके होते हैं, है ना। Before food production even begins, natural habitats and ecosystem are destroyed to clear land that will be used for agriculture. अब देखिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए होती है? लैंड चाहिए होती है, जमीन चाहिए होती है। तो एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से पहले ही एनवायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ और हार्मफुल इफेक्ट है, उनको समझ लेते हैं। पहला है इसमें हमारा वाटर यूज एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ग्रोइंग फूड टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर। जब फूड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अबाउट 70% ऑफ ऑल वाटर यूज गोज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एफर्ट्स। देखिए, पूरा जितना भी ह्यूमन बीइंग वाटर को यूज करते हैं, टोटल अगर हम वाटर की बात करें तो उसका 70% जो वाटर होता है वो एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है। ठीक है, व्हेन रन ऑफ एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स अकर, ग्राउंड वाटर गेट कंटामिनेटेड विद थिंग्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जब हम एग्रीकल्चर में डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वो रन ऑफ वाटर के साथ नियर बाय लेक, पॉन्ड या वाटर बॉडी में जाते हैं, वहां पे वाटर पॉल्यूट करते हैं और यही न्यूट्रिएंट जो है जब ग्राउंड वाटर में जाते हैं तो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स में आपके यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरह के सारे केमिकल्स आ जाएंगे। सेकंड है इसमें हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन। Greenhouse gas emissions such as carbon dioxide are created when fossil fuels are used during several aspects of the food cycle, including food production and distribution. देखिए, जब भी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, फूड को एक जगह से दूसरे जगह पे हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उस टाइम पे हम कई तरह के फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं और जब इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जाता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में आती हैं और एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। थर्ड है एनवायरमेंटल कंटामिनेंट एंड पॉल्यूटेंट। द ग्रोइंग, प्रोड्यूसिंग and transporting of food can generate various contaminants that can have adverse effect on the health of humans and the ecosystem. तो जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कई तरह के कंटामिनेंट्स जो होते हैं इन एक्टिविटी से जनरेट होते हैं जो इकोसिस्टम को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, ह्यूमन की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। These contaminants include ammonia and the emission of different nitrogen compounds that disrupt the soil, animal and plant life. तो जैसे अमोनिया हो गया या नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड हो गए, एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कई तरह के हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो ये सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल की लाइफ और प्लांट की लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर फोर्थ है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फूड प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन टेक्स अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब फूड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं।
Livestock is the largest contributor with 1/3 of the global arable land being used to grow feed for livestock and another 25% being used for grazing. अब देखिए एग्रीकल्चर में हम कई तरह के एनिमल्स का भी यूज करते हैं जिनको लाइव स्टॉक बोला गया है। तो लाइव स्टॉक को बेसिकली क्या करते हैं, जितनी भी एरेबल लैंड है ना, एरेबल लैंड का मतलब हो गया जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करती है, तो 1/3 जो है एरेबल लैंड बेसिकली लाइव स्टॉक के ग्रेजिंग में यूज होती है। ठीक है, ये लाइव स्टॉक को फीड कराने में, उनको ग्रो कराने में यूज हो जाती है, और बाकी का 25% जो है वो ग्रेजिंग कराने में, उनको चराने में, उनके लिए चारा उगाने में यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमारी लैंड जो है बेसिकली कहीं ना कहीं क्या हो रही है, वो एक तरीके से कम हो रही है। ठीक है, मतलब और पर्पस के लिए कम हो रही है, तो उनको बेसिकली जैसे फॉरेस्ट हो गए है ना, या हैबिटेट्स हो गए, जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, तो उनको क्लियर करके एनिमल्स के लिए इस तरह की ग्रेजिंग करने के लिए प्लेस बनाई जाती है। देन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड तो है ना, क्योंकि हम जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी लैंड को डिग्रेड करते हैं। Harvesting the crop represent a significant amount of nutrient, water, and energy being taken from the land. This leaves the land barren and unfriendly for the growth and development of new organisms and ecosystem. तो ये कुछ फूड प्रोडक्शन के हार्मफुल इफेक्ट थे। अब हम इसमें सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, देखिए बहुत ही जनरल लैंग्वेज में मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब है सभी ह्यूमन बींग को फूड मिल सके, ह्यूमन बींग की जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, उसी को फूड सिक्योरिटी बोला है ना। तो अब इसको समझ लेते हैं। फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द physical and economic access to sufficient, safe, nutritious food for maintaining a healthy and active life। देखो फूड सिक्योरिटी है क्या, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, फिजिकली एक ह्यूमन बींग फिजिकली फिट हो ताकि वो अपने फूड को एक्सेस कर पाए, और ह्यूमन बींग इकोनॉमिकली फिट हो, उसके पास इतना पैसा हो, इतनी इकोनॉमी हो कि वो अपने फूड को ले पाए, मार्केट से खरीद पाए। और वो कैसा फूड होना चाहिए, वो फूड होना चाहिए सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी होता है, उसको मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होता है। तो अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है और इकोनॉमिकली भी फिट है और अपना फूड वो एक्सेस कर पा रहा है, मतलब अपने लिए फूड का इंतजाम कर पा रहा है, तो हम कहेंगे उस पर्सन की फूड सिक्योरिटी मेंटेन है। A household is considered food secure when its occupants do not live in hunger or fear of starvation। एक घर की अगर हम बात करते हैं तो एक हाउस होल्ड या घर जो है वो फूड सिक्योर कब कहलाएगा, वो फूड सिक्योर तब कहलाएगा जब उसमें रहने वाले सभी मेंबर्स को ये डर ना हो कि उनको अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। नॉट लिव इन हंगर, और वो भूखे ना रहे, नॉट लिव इन हंगर और फियर ऑफ स्टारवेशन। अब देखिए फूड सिक्योरिटी जो है इसके 3 पिलर हैं, इन 3 पिलर की वजह से फूड सिक्योरिटी जो है एंश्योर होती है। तो पहला पिलर है इसमें फूड अवेलेबिलिटी। इट मींस sufficient quantities of food should be available to people to meet their dietary needs as well as their food preferences। देखिए फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है कि इतनी क्वांटिटी में फूड अवेलेबल होना चाहिए जिससे सभी लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट, डाइटरी नीड्स जो है वो पूरी हो जाए, और उनकी जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो भी पूरी हो जाए। फूड प्रेफरेंसेस का मतलब है कि जैसे हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, तो वो प्रेफरेंसेस भी हमारी पूरी होनी चाहिए। अब ये जो फूड होता है ये कहाँ से मिलेगा, ये फूड हमें लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या इंटरनेशनल सोर्सेज या इंटरनेशनल मार्केट से हमें अवेलेबल होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज गवर्न्ड बाय फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फूड ट्रेड, फूड स्टोरेज एटसेट्रा। अभी जो फूड की अवेलेबिलिटी है ये और किन बातों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फूड का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, फूड की प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, फूड का ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, और फूड को स्टोर कैसे किया जा रहा है ना। तो इन चारों ही चीजों में अगर हम देखें तो फूड की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, तभी सभी लोगों को सफिशिएंट फूड जो है अवेलेबल होगा। सेकंड पिलर है इसमें फूड एक्सेस। फूड एक्सेस का मतलब यही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इट मींस पीपल्स एट ऑल टाइम शुड हैव फिजिकल
and economic access to sufficient, safe and nutritious food. Food access is governed by marketing, transport, purchasing power, etc. एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी टाइम पे वो फिजिकली और इकोनॉमिकली फिट हो ताकि वो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को मार्केट से परचेज कर पाए, है ना। और दूसरा ये डिपेंड करेगा कि फूड की मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है, एक पर्टिकुलर फूड सभी प्लेसेस पे अवेलेबल है या नहीं है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट वे में होना चाहिए और लोगों के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने फूड को परचेज कर पाए। तीसरा पिलर है इसमें फूड यूज। इट मीन्स पीपल्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बेसिक न्यूट्रिशन एंड केयर टू मेंटेन अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, न्यूट्रिशन वाला फूड हम लोग ऑब्टेन करेंगे, खाएंगे, तो हमारी लाइफ कैसी होगी, वो हेल्दी होगी और हमारी लाइफ जो है वो एक्टिव होगी। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें फूड का यूज समझ में आना चाहिए। फूड का यूज का मतलब है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से फूड के अंदर कौन सा बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट है। तो हम ऐसा ही फूड जनरली अपने लिए खरीदेंगे जिसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होंगे। फूड यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड न्यूट्रिशियस फूड चॉइसेस। फूड के अंदर किस तरह के न्यूट्रिशन है इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। फूड को कैसे सेव रखा जाए, है ना, फूड की जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्लियर जो वाटर है, ठीक है, फूड क्लियर है उसको, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन मतलब क्लीन वाटर होना चाहिए फूड को बनाने के लिए, पीने के लिए, और जहाँ पे भी फूड बना रहे हैं, जहाँ पे भी हम खाना खा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर साफ सफाई सैनिटेशन होना चाहिए। तो ये तीन पिलर हैं जिनसे फूड सिक्योरिटी क्या हो सकती है, एंश्योर हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें थ्रेट्स टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए खतरे क्या क्या हैं जिनसे फूड सिक्योरिटी एंश्योर नहीं होती या वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। तो पहला इसमें डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। अगर फूड का प्रोडक्शन ही कम होगा तो फूड सिक्योरिटी एंश्योर नहीं हो सकती। दूसरा, हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड। अगर कोई देश दूसरे देश पे निर्भर रहेगा कि वहां से फूड आएगा तो हमारे लोगों को फूड मिलेगा, तो यहाँ पे भी फूड सिक्योरिटी जो है एंश्योर नहीं हो सकती। किसी भी कंट्री के अंदर गरीबी अगर बढ़ रही है तो लोग अपने फूड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो फूड सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। फिर डिक्लाइनिंग इनकम फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप। ट्रेडिशनल क्रॉप्स को ग्रो करने से जो लोगों की, किसानों की इनकम कम हो रही है, वो भी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और नेक्स्ट है ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ फूड रिलेटेड डिजीजेस। जो फूड से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं अगर वो ज्यादा होंगी, है ना, तो वहां पे भी फूड सिक्योरिटी जो है वो एंश्योर नहीं हो पाएगी। नाउ अब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मेजर वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है ना, तो दो तरह की फूड इनसफिशिएंसी है ना, वो कौन कौन सी है, अंडर नरिशमेंट और दूसरा है माल नरिशमेंट। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट, अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट इज द लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज इन अवेलेबल फूड। जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो हमारे पास फूड अवेलेबल है, अगर उसमें सफिशिएंट कैलोरी नहीं है और ऐसे फूड को हम लगातार खा रहे हैं तो इसको कहा जाएगा अंडर नरिशमेंट। और अंडर नरिशमेंट से बेसिकली क्या होगा, वन हैज लिटिल और नो एबिलिटी टू मूव और वर्क। जब सफिशिएंट कैलोरीज बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी तो बॉडी जो है वो वीक होती जाएगी और हमारे काम करने की एबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। The Food and Agricultural Organization FAO estimate that the average minimum daily calorie intake is about 25 calories per day। जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसने ये एक एस्टिमेट दिया है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरी का, वो 2500 कैलोरी पर डे होना चाहिए, है ना। People who receive less than 90% of the minimum dietary intake on a long term basis are considered undernourished। अब जिन लोगों को 90% से कम कैलोरीज डेली बेसिस पे मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, वो अंडर नरिश्ड है। ठीक है, undernourished person have less energy for doing any kind of work, they are susceptible to diseases, their body becomes weak and they frequently fall sick। जो अंडर नरिश पर्सन होते हैं उनके अंदर काम करने की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं
है ना, बॉडी वीक हो जाती है और वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। सेकंड है इसमें हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है लैक ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, माल नरिशमेंट का मतलब है कि अगर डाइट के अंदर, फूड के अंदर जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी अगर कमी होगी और व्यक्ति ऐसा फूड खाएगा तो वो कहलाएगा माल नरिश। So it is possible to have a excess food and still suffer from malnourishment due to nutritional imbalance caused by a lack of specific dietary component or an inability to absorb or utilize essential nutrients। देखिए, माल नरिशमेंट में फूड तो हो सकता है उसकी क्वांटिटी पूरी मिल रही हो पर्सन को, जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन उस फूड के अंदर हो सकता है कि प्रोटीन ना हो या विटामिन ना हो या फैट ना हो या मिनरल्स ना हो, है ना। खाना तो प्रॉपर प्रॉपर का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर फूड के अंदर क्वालिटी भी है लेकिन बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल इस तरह की चीजें बॉडी एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं माल नरिशमेंट। और ये जो माल नरिशमेंट होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। पहला इसमें मेरास्मस। तो मेरास्मस इज अ काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द डाइट। अगर फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होगी तो ऐसे पर्सन को क्या हो सकता है, मेरास्मस हो सकता है। तो जनरली ये बच्चों में देखा गया है। इन मेरास्मस द चाइल्ड कंज्यूम्स लिटिल और नो फूड लीडिंग टू मिनिमल कैलोरी इनटेक एंड ऑल्सो अ टोटल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिम्टम्स हैं, बच्चे का वेट लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी और उसका जो स्टमक है वो श्रिंक कर जाएगा, है ना। सेकंड है इसमें क्वाशियोरकर। तो इट इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है तो ऐसे बच्चों को हो जाता है क्वाशियोरकर। और इसके सिम्टम्स हैं बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन, पेट ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा फूल गया है। मेंटल रिटार्डेशन, बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं होगी और बच्चों की ग्रोथ जो है, हाइट वगैरह वो स्टंटेड हो जाएगी, मतलब नहीं बढ़ेगी। तो इधर आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्वाशियोरकर है, बल्जिंग एब्डोमेन है, मून फेस है, थिन एंड ब्रिटिल हेयर है। मेरास्मस में देखिए बच्चा बिल्कुल कैसा लग रहा है, बिल्कुल वीक लग रहा है, रिब्स तक उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तीसरी डेफिशिएंसी है यहाँ पे गॉइटर। तो गॉइटर क्या होता है, जैसे आपको पता है आयोडीन डेफिशिएंसी होती है ना। और इसमें आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। तो देखिए यहाँ पे गला जो है कैसे फूल गया है ये, तो इसको गॉइटर बोलते हैं। ठीक, तो ये तो बेसिकली दोनों जो है अंडर नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन, ये खाने की कमी या न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है। लेकिन जो ओवर नरिशमेंट होता है, थर्ड कैटेगरी है, वो ज्यादा कंजप्शन से होता है, ओवर कंजप्शन। तो ओवर कंजप्शन ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट इन डाइट, है ना। अगर हम ये चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो ओवर नरिशमेंट होगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और इसके कारण ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, एसेंशियली चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर एंड वाटर आर ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स इन अ वेल बैलेंस्ड डाइट। तो जो वेल बैलेंस्ड डाइट होती है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर वो सभी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, ये सभी जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होने चाहिए फूड के अंदर, तो ऐसे फूड को हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। और जो न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस डाइट होगी उससे डिजीज, बीमारी होने की जो रिस्क है वो कम हो जाती है और हमारी जो जनरल ग्रोथ है वो ओवरऑल एनहांस होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। Implementing appropriate food, agricultural and rural development policies with emergency and disaster plan.
जितनी भी फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उनको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे। वो इमरजेंसी के टाइम में और डिजास्टर के टाइम में भी वो सारी पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। सेकंड, परमिटिंग अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर को लेके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, है ना, उनको गवर्नमेंट जो है परमिट करे। देन मिनिमाइजिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट में जियोपर्डाइज फूड सिक्योरिटी इन द लॉन्ग रन। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना होगा, जिससे कि फूड सिक्योरिटी आगे चल के खतरे में आ सकती है। उसके बाद ensuring that the imported food products, जो भी हम बाहर से दूसरे देशों से फूड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, उनके अंदर एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए, वो सेफ टू ईट होने चाहिए, खाने के लिए सेफ हो। फिर डज नॉट रिड्यूस एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। अगर हमारे देश में दूसरे देश से फूड आ रहा है तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में वो कम नहीं होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी है, मतलब थर्ड क्वालिटी है, परमिट प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। उन फूड प्रोडक्ट जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उससे हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और फिफ्थ है, फैसिलिटेटिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर, एफिशिएंट, एडिक्वेट होना चाहिए, जिससे कि सफिशिएंट क्वांटिटी में सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को ऑल ओवर इंडिया में, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो प्रॉपर तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। थैंक यू।